Hello everyone, let's discuss today's newspaper, इंडियन एक्सप्रेस। जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई हैं उसको तो हम लोग डिस्कस करेंगे। जो आपका एडिटोरियल है उसको एक्सटेंसिवली डिस्कस करेंगे। एडिटोरियल्स में कुछ न्यूज़ हैं जो कल से रिलेटेड हैं, जो हमने कल डिस्कस की थी उसी से रिलेटेड आई हैं, उसको भी हम लोग फिर से वापस रिपीट करेंगे। जो एक्स्ट्रा चीज़ें आई हैं उसको डिस्कस करेंगे, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो कल का वीडियो में आप उसमें डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज टुडेज न्यूज़पेपर। इसमें जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है फ्रंट पेज पे वो पेटीएम को आईपीओ को लेकर है। ये उनके लिए जो इन्वेस्टर्स हैं, बट हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपके आईपीओ क्या होते हैं और आईपीओ किस तरीके से वर्क करते हैं, इसको कौन कंट्रोल करता है। सेबी कंट्रोल करता है। रिसेंटली एक और नायका का भी आईपीओ निकला था जो काफ़ी फेमस रहा था। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि आपके पेटीएम का जो आईपीओ जितना एक्सपेक्टेड था उससे लो रहा है, क्योंकि मार्केट ने उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, इंटरेस्ट शो नहीं किया है पेटीएम के आईपीओ में। इवन आपका सेंसेक्स भी डाउन हुआ है, 300 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेट डाउन हुआ है। दिस शोज दैट कि मार्केट इज़ नॉट इन द ग्रोइंग मूड। मार्केट आपके जो सेंटिमेंट्स हैं वो उतने ज़्यादा फेवर में नहीं है पेटीएम के। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल ऑन फ्रंट पेज आपका जो श्रीनगर क्लिंग है, ये ऑलरेडी जम्मू कश्मीर के जो इश्यूज़ हैं उससे रिलेटेड है कि जम्मू कश्मीर में क्या इश्यूज़ चल रहे हैं। और जो नए पुराने इश्यूज़ अभी भी वही चीज़ चल रही है जो आपका ये जम्मू कश्मीर में जो एक्सट्रीमिज़म है, या आप बोल सकते हो सेशनिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, उसको बहुत ही पुराने इश्यूज़ हैं जो आपके पता है आपको 1947 में हम लोग आज़ाद हुए थे, उसके बाद से जब हम लोगों ने इंस्टीट्यूट एक्सेशन साइन किया था तब से वो इश्यूज़ चलते आ रहे हैं करके अभी तक वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुए। तो इसमें क्या इश्यूज़ है उसको डिटेल में मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा आपको, उसमें आप देख सकते हैं। बट अभी करंट में यही है कि श्रीनगर में अभी 4 लोगों की डेथ हुई थी, उसमें 2 आपके मिलिटेंट थे, 2 सिविलियन थे। जो सिविलियन थे उनकी बॉडीज़ को प्रॉपरली अभी तक जो उनके फैमिली वाले हैं उनको नहीं दिया गया है, जिसको लेकर कंसर्न उठाए जा रहे हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कल भी हमने डिस्कस की थी वो ये थी कि आपके क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड सेंटर ने बोला है कि हम एक ऐसा जो आपके मोदी जी हैं उन्होंने बोला है कि एक हम लोग ऐसा फ्रेमवर्क लेके आएंगे जिसमें जो आपके क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको रेगुलेट भी किया जाएगा, उनके टैक्सेशन भी किया जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी पे अभी तक कोई भी टैक्सेशन नहीं लग रहा था। तो अगर टैक्स फ्रेमवर्क के अंदर में लेके आएंगे उसको, तो जाहिर सी बात उसका रेगुलेशन होएगा, तो हम लोग अच्छे से मैनेज कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी के। ये एक पॉजिटिव अप्रोच है क्रिप्टो करेंसी को कंट्रोल करने की, उसको हैंडल करने की, लोगों को एक विश्वास देने के लिए क्रिप्टो करेंसी में। बट इसमें बहुत सारे रिपरकशन भी होंगे, जैसे हमें पता है क्रिप्टो करेंसी आपकी कोई भी उनके सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल नहीं करती, कोई भी अथॉरिटी उसको कंट्रोल नहीं करती है, तो इसकी वजह से इसको हैंडल करना, इसको चेक करना बहुत ही डिफिकल्ट होएगा। इसके रिगार्डिंग आज बहुत ही अच्छा आर्टिकल आया है एडिटोरियल पेज पे, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सटेंशनली। काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, उसको डिस्कस करेंगे। इंटर रिलीजियस जो आपके मैरिज होती हैं उसके लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला है कि जो भी इंटरफेथ यूनियन होंगी, इंटरफेथ रिलीजियस मैरिजेस होंगी, उस पर रजिस्ट्रेशन के लिए कन्वर्जन की जो सर्टिफिकेट होता है, कन्वर्जन का नोड होता है करके, उसकी वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो यूपी गवर्नमेंट ने अनलॉफुल कन्वर्जन एक्ट लेके आई थी, सुप्रीम जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है उन्होंने बोला कि अनलॉफुल कन्वर्जन एक्ट में इंटरफेथ मैरिज को प्रोहिबिटेड नहीं किया है गया। उनमें सिर्फ उन्होंने बोला है कि जो अनलॉफुल कन्वर्जन हो रहा है उसको रोकने के लिए बोला है। बट जो आपका इंटरफेथ मैरिजेस हैं वो तो दोनों के एक्सेप्टेंस के साथ में होती हैं, तो उनको प्रोहिबिटेड नहीं किया गया है, उनको बंद नहीं किया गया। तो इंटरफेथ मैरिज अलाउड, बट दोनों की सहमति के साथ में होनी चाहिए, दोनों की कंसेंट के साथ में होनी चाहिए। आज गुरुपुरब भी है, तो इनके बारे में जो आपके फर्स्ट सिखिज्म के गुरु हैं आपके गुरु नानक जी, उनके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए क्या थे उन्होंने, क्या उनके आइडियाल्स थे। ये आपको इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपके एथिक्स में भी इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके कल्चर में भी इंपॉर्टेंट होते हैं कि कौन थे, कैसे उन्होंने हुआ था। इसमें न्यूज़ में आज काफ़ी डिटेल में उनके बारे में बताया गया है कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ जी थी और क्या क्या उन्होंने उनकी फिलॉसफी थी, जो काफ़ी अच्छी है। अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छे से आया है उनके बारे में डिटेल में। ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि यमुना को क्लीन करने के लिए आपके केजरीवाल जी ने एक 6 पॉइंट एक्शन प्लान दिया है। 6 पॉइंट में उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बताई है कि जो हमको किसी भी
रिवर को क्लीन करने के लिए यूज़ करनी चाहिए। पहला उन्होंने बोला कि सीवेज ट्रीटमेंट, उन्होंने बोला कि जितना भी सीवेज जो आपके यमुना में जाके मिलता है करके, जो भी सिटी से निकलता है, उसके ट्रीटमेंट के लिए सफिशिएंट कैपेसिटी का प्लान लगाएंगे। अभी वहाँ पे जैसे दिल्ली में देखा जाए 600 मीट्रिक MGD का प्लांट है, बट उनकी कैपेसिटी जो है इंक्रीज़ करके 850 तक लेके जाएंगे, ताकि लगभग 100% जो सीवेज आपका आ रहा है उसको ट्रीटमेंट कर सके। तो सीवेज ट्रीटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी रिवर क्लीनिंग, चाहे वो गंगा हो, यमुना हो, चाहे जो भी हो। उसके रिवर क्लीनिंग के लिए अगर रिवर को पोल्यूशन को कम करना चाहते हैं तो सीवेज जो उतना जिसमें ड्रेन हो रहा है उस सीवेज को ट्रीटमेंट करके उसके बाद में डालें। ट्रीटमेंट से क्या होगा करके उसमें जो पोल्यूशन लेवल होगा बहुत रिड्यूस हो जाएगा, जिससे हमारा जो इम्पैक्ट होगा रिवर पे वो कम पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने बोला कि इन सीटू ट्रीटमेंट भी होना चाहिए। जो लार्ज ड्रेनेज है, जो लार्ज ड्रेन है उसमें इन सीटू का मतलब होता है कि वहीं पे जहाँ पे वो है उसके अंदर में ही वहाँ पे करें। तो जो भी आपका जो सीवर है, जो बहुत बड़े बड़े ड्रेन्स हैं, उसके बीच में ही एक आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिया जाए ताकि उस ड्रेन्स को इन सीटू ट्रीटमेंट किया जा सके। और इसके अलावा उन्होंने बोला कि जो क्लस्टर्स हैं वहाँ पे भी जो डंपिंग होती है उसको भी रिड्यूस किया जाएगा। टॉयलेट्स जो पब्लिक टॉयलेट्स के आपके जे क्लस्टर में डंपिंग होती है उसको भी यमुना में नहीं किया जाएगा, उसको ट्रीटमेंट करने के बाद में ही किया जाएगा। ठीक है। फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट ऑलरेडी हमें पता है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से हमारा कितना ज़्यादा पोल्यूशन होता है, चाहे वो आपको गंगा हो यमुना हो। अगर आप गंगा का देखते हैं स्ट्रेच, तो कानपुर से लेकर इलाहाबाद के बीच में काफ़ी पोल्यूशन रहती है आपकी गंगा। तो उसको करने के लिए हमें इंडस्ट्री पे जो वेस्ट होता है, जो आपका लिक्विड वेस्ट होता है, उस पर प्रॉपर ट्रीटमेंट करके उसको डालना चाहिए, या फिर मिनिमम जीरो वेस्ट आपका फिलॉसफी होनी चाहिए कोई भी इंडस्ट्री के लिए। और जो भी आपके नॉर्म्स है अगर वो फॉलो नहीं करते हैं उन पर डायरेक्टली नो कम्प्रोमाइज आपका होना चाहिए, नो टॉलरेंट पॉलिसी होनी चाहिए इसके रिगार्डिंग। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कि सीवर जो भी आपके हाउसेज हैं करके उनको सीवर से कनेक्ट किया जाएगा ताकि उनको प्रॉपरली हैंडल किया जा सके आपके ताकि इनको सीवेज को प्रॉपरली ट्रीटमेंट दिया जा सके। तो ये उन्होंने एक अच्छी स्ट्रेटजी है बोली है जो यमुना को क्लीन करने के लिए उन्होंने यूज़ किया। इसको आपके डिफरेंट चीज़ में यूज़ करने के लिए भी किया जा सकता है। ये आपकी एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी। ये चीज़ जो क्रिप्टो करेंसी को लेकर आई है, PM जी ने बोला है करके, जो भी आपकी मीटिंग हो रही थी उसमें आपके PM जी ने बोला है कि क्रिप्टो करेंसी मस्ट नॉट एंड अप इन रॉन्ग हैंड्स। हमें पता है इनकी कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, कोई गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं कर रही है, कोई भी प्राइवेटली कंट्रोल कर रहा है। तो कोई भी अगर इसके मैकेनिज्म को जान सकता है, कोई भी कंपनी अगर इसको मैकेनिज्म को समझ सकती है तो इसको कंट्रोल कर सकती है। तो जाहिर सी बात है ये एक रॉन्ग हैंड से पड़ जाएगा, जिसकी वजह से आपके रिपरकशन बहुत ज़्यादा होएगा, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होएंगे। तो इसके लिए उन्होंने बोला कि हमें प्रॉपर एक्शंस लेने चाहिए ताकि इस पर क्लोज वॉच रख सके और इसको प्रॉपरली यूज़ कर सकें अपने डेवलपमेंट के लिए। क्रिप्टो करेंसी के क्या बेनिफिट हैं, क्या नुकसान है, उसको हम डिटेल में, अभी जो आर्टिकल आपका आया है उसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्या क्या नुकसान होते हैं, वो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जब आपका आर्टिकल आएगा। ठीक है। इसके अलावा इंडिया और चाइना ने जो आपके LAC पे बहुत दिनों से इशू चलने करके इसको रिजॉल्व करने के लिए बोला है कि जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करेंगे, दोनों ने अपनी मीटिंग में बोला है। ये अच्छा स्टेप है। ऑलरेडी हम लोग देखते हैं काफ़ी टाइम हो चुका है इस चीज़ के लिए, ऑलरेडी 1 ईयर से ज़्यादा कंप्लीट 1 ईयर से ज़्यादा हो चुका है। जितना जल्दी रिजॉल्व होगा उतना बेटर है। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ आई है वो आई है आपका इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड। इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड न्यूज़ आई है। इसमें उन्होंने बोला कि 4 इलेक्टोरल रिफॉर्म है जो अभी रिसेंटली पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी है वो इसको डिस्कस करेगी, डिबेट करेगी और देखेगी इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये ज़्यादातर आपके पूछा जाता है कि कौन कौन से इलेक्टोरल रिफॉर्म है जो रिसेंटली प्रपोज किए इलेक्शन कमीशन है, रिसेंटली इंप्लीमेंट किए गए हैं। तो इसमें ये 4 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आधार को वोटर ID के साथ लिंक करना। इससे क्या होगा, बहुत सारे फेक वोटर्स हैं जो फेक वोटर ID बनी हुई करके वो रिड्यूस हो जाएंगी और इससे काफ़ी बेनिफिट होएगा। ठीक है। तो आपका ये बहुत ज़रूरी है आपका फेक वोटर ID को ख़त्म करने के लिए। तो एक ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा उन्होंने इम्पोर्टेंट ये बोला है कि रिमोट वोटिंग। रिमोट वोटिंग क्या होती है कि जैसे हमारे यहाँ माइग्रेंट वर्कर्स जो होते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वर्क करते हैं, जब दूसरे स्टेट में होते हैं तो सिर्फ इलेक्शन के लिए, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, वोटिंग करने के लिए वो नहीं आते क्योंकि उनके बहुत खर्चा लगता है, आने जाने में टाइम वेस्ट होता है और उस टाइम के लिए जो डेली वेजर्स होते हैं उनके लिए तो और भी दिक्कत होती है। तो इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने प्रपोज किया है रिमोट वोटिंग। रिमोट वोटिंग में जो जिस कंस्टिट्यूंसी में बिलोंग करता है वो कहीं जहाँ पे भी उस टाइम पे प्रेजेंटली
करंटली प्रेजेंट है वहाँ पे वो वोट करके अपनी कंस्टिट्यूंसी को वोट डाल सकता है। तो ये उन्होंने प्रपोज किया इलेक्शन कमीशन ने। इसका कैसे यूज़ होगा वो अभी पार्लियामेंट कमेटी देखेगी। अगर यूज़फुल है या फिर एप्लीकेबल होगा विदाउट डिक्रीजिंग द सेंक्टिटी ऑफ द इलेक्शन, तो इसको यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा नया प्रपोजल जो है कि जो भी आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं अगर वो फॉल्स एफिडेविट फिल करते हैं तो उनके अगेंस्ट में एक्शन लेना चाहिए। इलेक्शन कमीशन बहुत दिनों से बोलता आ रहा है कि हमें इतनी पावर देनी चाहिए, इतनी पावर होनी चाहिए कि जो भी फॉल्स एफिडेविट अगर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आपके भरते हैं तो उनके अगेंस्ट में एक्शन लिया जा सके। ठीक है। इसके अलावा अभी क्या होता है कि आपके पार्लियामेंट का एक कॉमन इलेक्टोरल होता है, बट पंचायत के लिए, लोकल गवर्नमेंट के लिए आपका अलग से इलेक्टोरल रोल बनता है। तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने प्रपोज किया कि क्यों ना सिर्फ एक ही इलेक्टोरल रोल हो जो आपके पंचायत, स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट के इलेक्शन के सब जगह पे यूज़ किया जाए। तो ये काफ़ी अच्छा है। इससे बहुत सारे फेक, जो आपने देखा होगा कि लोकल गवर्नमेंट में बहुत सारे फेक वोटर आईडी कार्ड बनते हैं। किसी की एज 13 नहीं होती है, उसको 18 करके उसको आईडी कार्ड बना दिया जाता है, क्योंकि उसमें सिर्फ नाम लिखना होता है। नाम लिखने से स्टेट इलेक्शन कमीशन उसको मेंटेन करता है। बट अगर इस तरीके का लेके आते हैं, इससे एक ही वोटर आईडी से आपके दोनों जगह पे काम करेगा तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करेगा ये आपके फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराने का। ठीक है। तो ये 4 ये हैं। पहला तो लिंकिंग आधार कार्ड फॉर वोटर आईडी, दूसरा रिमोट वोटिंग एंड एक्शन अगेंस्ट द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फिलिंग फॉल्स एफिडेविट एंड कॉमन इलेक्टोरल रोल फॉर कंडक्टिंग ऑल इलेक्शन फ्रॉम पंचायत टू पार्लियामेंट। ये 4 इलेक्टोरल रिफॉर्म है जो उन्होंने प्रपोज किए हैं। इसको पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी अभी डिस्कस करेगी, डिबेट करेगी और देखेगी किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और क्या ये फीजिबल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्टोरल रिफॉर्म जो रिसेंटली आए हैं उससे रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये भी एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है। रिसेंटली क्या हुआ था, आपके मद्रास हाई कोर्ट में एक जजमेंट दिया था। उन्होंने ये बोला था कि बॉम्बे हाई कोर्ट, सॉरी मद्रास हाई कोर्ट नहीं, बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने ये जजमेंट दिया था कि अगर एक मेन के अगेंस्ट में, पॉक्सो के रिस्पेक्ट में केस लगा था, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। इसने किसी लड़की के साथ में सेक्सुअल ऑफेंस किया था, सेक्सुअल हैरेसमेंट किया था। बट आपके जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसमें जो पॉक्सो एक्ट में लिखा हुआ है फिजिकल कांटेक्ट, एंड उन्होंने बोला कि फिजिकल कांटेक्ट जब होगा तभी वो आपका टच और फिजिकल कांटेक्ट होगा तभी उसके अगेंस्ट में एक्शन लिया जा सकता है। इसको उन्होंने लिटरल मीनिंग में लिया। उन्होंने फिजिकल कांटेक्ट ये बोला कि जब स्किन टू स्किन कांटेक्ट होगा तभी हम उसको सेक्सुअल हैरेसमेंट बोलेंगे। और उसके केस में हुआ था कि उसने लड़की के ब्रेस्ट को ऊपर से टच किया था। तो इसकी वजह से उन्होंने बोला था कि ये इसको बाइज्जत बारी कर सकते हैं, इसको पॉक्सो एक्ट के अंदर में पनिशमेंट नहीं दे सकते। दूसरे एक्ट के अंदर में उन्होंने पनिशमेंट दिया था उसको, बट पॉक्सो एक्ट के अंदर में पनिशमेंट नहीं दिया गया था, जबकि पॉक्सो एक्ट ही है जो प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि नॉट स्किन टू स्किन जो कॉन्टैक्ट है दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट सेक्सुअल इंटेंट इज इम्पॉर्टेंट। अगर किसी को पॉक्सो के में, असॉल्ट केस में अगर उसको देखना है कि उसका इंटेंशन क्या था, अगर वो सेक्सुअल इंटेंशन तब उस पर पनिशमेंट देना चाहिए, ना कि ये देखना है कि सिर्फ स्किन टू स्किन कांटेक्ट हुआ है तभी पनिशमेंट देंगे। जो स्किन टू स्किन कांटेक्ट की बात की, ये बहुत ही नैरो इंटरप्रिटेशन है उसके प्रोविजन के। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये एक्ट इसलिए लाया गया था ताकि हम बच्चों को प्रोटेक्ट कर सके, इसलिए नहीं लाया गया था क्योंकि सिर्फ हम लिटरल मीनिंग में देखें कि टच का क्या मतलब होता है, फिजिकल कांटेक्ट का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस अगर बच्चे के अगेंस्ट में हो रहा है तो उसको प्रोटेक्ट करें। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सिर्फ आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर हमें पॉक्सो एक्ट में किसी चीज़ को हैंडल करते टाइम देखना है करके वो है सेक्सुअल इंटेंट। उस पर्सन का इंटेंट क्या था उस बच्चे के अगेंस्ट में, क्या उसका इंटेंट खराब था, क्या वो सच में हार्म करना चाहता था, सेक्सुअली हरास करना चाहता था उस बच्चे को, तो डेफिनेटली उसके अगेंस्ट में एक्शन लिया जा सकता है पॉक्सो एक्ट के अंदर में। तो ये काफ़ी अच्छा जजमेंट है। रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा उसको लेकर इशूज़ क्रिएट हुए थे क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट की जो नागपुर बेंच थे बहुत ही लिमिटेड इंटरप्रिटेशन किया था उन्होंने मीनिंग्स का, जो वर्डिंग यूज़ हुई थी आपके पॉक्सो एक्ट के अंदर, पॉक्सो एक्ट के अंदर में। ठीक है। डिस्कस करते हैं आज के एडिटोरियल्स। जो आपके टेक्स्ट बुक डिप्लोमेसी है ये आपके यूएस और चाइना के रिलेशनशिप की बात की, जो अभी क्लाइमेट के बाद में उन्होंने एक समिट की थी और दोनों ने कुछ एग्रीमेंट किए हैं कुछ चीज़ों पे।
तो ये दिखाते हैं कि जहाँ पे पिछले 4-5 साल से हम बात करें तो यूएस और चाइना के बीच में बहुत रिलेशन काफ़ी ख़राब हुए हैं। ट्रम्प के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुए। ट्रम्प ने तो स्टार्टिंग से ही बोल रखा था कि हमारी मेजर पॉलिसी है कि चाइना को अटैक करना, चाइना को कंट्रोल करना, चाइना को कन्फाइन करना, ताकि वो अपनी पावर को जो जिस तरीके से इंक्रीज़ कर रहा है उस तरीके से उसको कंट्रोल करेंगे। क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में जो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो यूएस करेगा, ना कि चाइना करेगा। बट चाइना की ऑलरेडी हमें पता है इकोनॉमिकली ही इज स्ट्रॉन्ग, मिलिट्री ही इज स्ट्रॉन्ग, सो डेफिनेटली दे कैन नॉट बैक आउट। तो यहाँ पे बोला कि जो रिसेंटली इवेंट्स हुए करके दैट इज नॉट इन फेवर ऑफ इंडिया, क्योंकि इंडिया और चाइना के रिलेशन अच्छे नहीं है, इंडिया यूएस के रिलेशन अच्छे ग्रो हो रहा है। और जब यूएस और चाइना के रिलेशन अच्छे ग्रो होंगे तो हो सकता है इंडिया यूएस के बीच के रिलेशन भी अच्छे ना रहें। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि ये पॉसिबल है कि इंडिया के फेवर में ना रहे, बट ऐसा कोई भी पॉसिबल नहीं है कि कोई भी कंट्री ऐसा हो जो चाइना को इग्नोर कर सके, क्योंकि चाइना ऑलरेडी इतना बिग कंट्री है, इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, मिलिट्री स्ट्रांग है, तो कोई भी ऐसा वर्ल्ड में नहीं है, टेक्नोलॉजिकली भी काफ़ी इनहेंस्ड है, काफ़ी आगे है, कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है करके जो उसको इग्नोर करके अपना डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो हर एक कंट्री को कोई ना कोई इंगेजमेंट आपके चाइना के साथ में करनी ही पड़ेगी। इतना बड़ा कंट्री है वो वर्ल्ड का, तो कुछ ना कुछ आपको इंगेजमेंट करनी पड़ेगी। तो इसको लेकर इंडिया को कंसर्न नहीं आना चाहिए, इंडिया को लेकर टेंशन नहीं होनी चाहिए कि यूएस चाइना आपके अच्छे रिलेशन बना रहे हैं तो अभी हमको टेंशन आनी चाहिए। नहीं, इंडिया को अपने कंसर्न को देखना चाहिए, हर एक कंट्री के साथ में अलग अलग देखना चाहिए। सिर्फ चाइना के लेंस से नहीं देखना है अपने रिलेशनशिप को किसी भी कंट्री के साथ में। हमें अपने जो इंटरेस्ट है उसके रेस्पेक्ट में देखना चाहिए कि हमारे रिलेशनशिप अच्छे हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं। दूसरा, चाइना को काउंटर भी करते रहना साथ साथ में। तो हम क्या करेंगे, हम जितने भी इंटरनेशनल लेवल पे हमारे बड़े बड़े बिग कंट्रीज हैं, चाहे यूएस हो, चाहे यूरोप हो, जापान हो, रशिया हो, इन सभी के साथ में डिफरेंट ग्रुप के थ्रू, डिफरेंट रिलेशन के थ्रू, डिफरेंट इंटरेस्ट के थ्रू हम लोग अपने रिलेशनशिप बनाते रहेंगे। और चाइना को काउंटर करने के लिए डिफरेंट मेजर्स हम लोग डिफरेंट टाइप से लेते रहेंगे। ठीक है, सिर्फ एक ही तरीके से नहीं देखना है कि यूएस चाइना अपने आपस में रिलेशन अच्छे कर रहे हैं तो हमको दिक्कत हो रही है, हमको नहीं देखना है, हम नहीं बोल सकते, क्योंकि यूएस चाइना रिलेशन डिफरेंट होंगे। इंडिया और यूएस रिलेशन डिफरेंट है, इंडिया चाइना रिलेशन डिफरेंट है, तो हमें अपने रिलेशन को डिफरेंट तरीके से देखना है। पहले तो हमें ट्राई करना चाहिए इंडिया चाइना के जो रिलेशन डिग्रेड हुए हैं वो वापस नॉर्मलाइज हो जाएं, हम लोग साथ साथ में चले, जिसको हम लोग बोलते हैं कि एशियन सेंचुरी आ रही है, 21st सेंचुरी एशियन सेंचुरी बिकॉज ऑफ इंडिया एंड चाइना। तो अगर साथ साथ मिलकर चलेंगे तो हमेशा बेनिफिट है, बट अगर साथ मिलकर नहीं चल रहे हैं तो कम से कम इतना हो कि हम बस आपस में लड़ाई ना करें, हमारे आपस में डिस्प्यूट क्रिएट ना हो, क्योंकि अगर आपस में लड़ाई करेंगे तो हम लोग ग्रो नहीं कर पाएंगे। और हम दोनों को पता है, हम दोनों को नीड है ग्रो करने की। ठीक है, क्लासेस आफ्टर कोविड, ये ऑलरेडी हमने जो कल डिस्कस किया था कि एसर की रिपोर्ट जो आई थी उससे रिलेटेड है कि क्या क्या एसर ने बोला है। उसमें उन्होंने बोला है कि क्लासेस में हमें क्या है कि आपकी गवर्नमेंट में जो इनरोलमेंट है वो इंक्रीज़ हुआ है, 65 से 73 हुआ है। और आपका प्राइवेट सेक्टर में 2006 लेवल पे जितना प्राइवेट सेक्टर में इनरोलमेंट था उतना लगभग डिक्रीज़ होकर गया है 24.4%। ठीक है, और इसके अलावा 2006 से आपका कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा था प्राइवेट सेक्टर में पार्टिसिपेशन। ये पहली बार ऐसा हुआ कि पार्टिसिपेशन इन प्राइवेट सेक्टर रिड्यूस हुआ है आपका स्टूडेंट का। ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ है बिकॉज ऑफ कोरोना को आपको पता है कोविड की वजह से क्या हुआ है कि आपके फैमिलीज़ की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो लूज़ हुई है, जिसकी वजह से इनकम रिड्यूस हुई है, जिसकी वजह से उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में ना रखे गवर्नमेंट सेक्टर में अपने बच्चों को पढ़ाने का फैसला लिया है। दूसरा एक चीज़ और इंपॉर्टेंट हुई है कि जो लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल्स थे, वो बहुत सारे क्लोज हो गए बिकॉज ऑफ कोविड कंडीशन, जिसकी वजह से भी आपका जो उस स्कूल्स में जो प्राइवेट स्कूल्स में बच्चे पढ़ते थे वो सारे ट्रांसफ़र हो गए आपके गवर्नमेंट स्कूल्स में। ठीक है, इसके अलावा लर्निंग के बाद में डिजिटल डिवाइड की बात करें तो डिजिटल इनक्वालिटी ऑलरेडी हमने कल डिस्कस किया था, वो भी यहाँ पे अभी मेंटेन हुई है। ऑलरेडी हमें देखना है करके कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, डिजिटल इक्विपमेंट्स नहीं है, और वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज़ को, वो एजुकेशन को पार्टिसिपेशन नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास में ना ही लैपटॉप है, ना ही आपका मोबाइल है। अगर वो भी प्रोवाइड करा रही है गवर्नमेंट तो उनके पास इंटरनेट की अच्छी सुविधाएं नहीं है। तो जम्मू कश्मीर में हमने देखा था, एक बार स्टोरी आई थी आपके इंडियन एक्सप्रेस में कि वो लोग लगभग 3 किलोमीटर चढ़ के जाते थे एक पहाड़ी पे कि वहाँ पे नेटवर्क है, और वो भी वहाँ पे जाके सिर्फ 2 घंटे की एजुकेशन लेते थे, और वो भी जंगलों के बीच में था, तो वहाँ पे भी भेड़िए वगैरह का भी डर रहता था। तो ऐसी कंडीशन पे लोग पढ़ते हैं, और बहुत से लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, सब कुछ मिलता है, बट फिर भी वो पढ़ाई नहीं करते। तो यहाँ पे हमें एजुकेशन के लिए देखना है करके किस तरीके से हम लोग इसमें पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, और किस तरीके से यहाँ पे एनजीओ को रोल प्ले करना चाहिए, किस तरीके से जो आपके कोविड की वजह से 1 साल में जो बच्चों का नुकसान हुआ है वो नुकसान कम से कम हो।
ये आई थिंक एनजीओ अगर प्रॉपरली करेगी तो बहुत बढ़िया रहेगा करके। गवर्नमेंट ने अपना रोल तो किया ही, गवर्नमेंट तो कर ही रही है, इसके अलावा एनजीओ को भी करना चाहिए। ठीक है, ये आपके गुरु नानक जी के बारे में आया है, जो कल हमने डिस्कस किया था कि गुरुद्वारे आपके हरियाणा में कुछ गुरुद्वारों ने 5 गुरुद्वारों ने अपना प्लेस ऑफर किया है नमाज के लिए मुस्लिम कम्युनिटी को। तो ये एक तरीके से दिखाता है कि वो सभी गुरु की नज़र में सभी इक्वल हैं। जो गुरु नानक जी का जो मेन इंपॉर्टेंट यही था कि एवरी ह्यूमन बीइंग आर इक्वल एंड गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। ये उनके जो आइडियल्स थे करके उनको सब दिखाता है किस तरीके से सोशल हार्मोनी हमारे यहाँ मेंटेन हुई है और किस तरीके से उनके आइडियल्स को चल के हम बहुत अच्छा अचीव कर सकते हैं, अपने इंडिया को हेवन की तरह क्रिएट कर सकते हैं, हेवन की तरह बना सकते हैं। रिलीजन को लेकर जो मारपीट होती है, जो इश्यूज होते हैं, वो आपके रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया, बहुत ही अच्छा आया, बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है क्रिप्टो करेंसी के बारे में। इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले तो क्रिप्टो करेंसी क्या होती है आप सभी को पता है। डिजिटल करेंसी होती है जो क्रिप्टेड होती है, आपके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड होती है, वो आपकी क्रिप्टो करेंसी होती है। डिजिटल मनी भी इसको बोलते हैं। इन्होंने बोला है कि डिजिटल मनी के कुछ बेनिफिट भी हैं। बेनिफिट क्या है? फाइनेंशियल इनोवेशन, डिफरेंट टाइप के फाइनेंशियल इनोवेशन करती है ये, जिसकी वजह से बेनिफिट होता है। इसके अलावा इफिशिएंसी इंक्रीज करती है, फास्टर एंड चीपर पेमेंट होता है इसके थ्रू, इसकी वजह से इफिशिएंसी इंक्रीज होती है, इनएफिशिएंटी कम होती है। आपको पता है कैश पेमेंट कितना टाइम लगता है, जो रिसेंटली आपके डिजिटल पेमेंट आते हैं उसमें भी थोड़ा सा इफेक्टिव कम इफिशिएंसी है, पर क्रिप्टो करेंसी के थ्रू पूरी डिजिटल होता है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, तो इसकी वजह से इसकी इफिशिएंसी और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा फाइनेंशियल इंक्लूजन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके लिए, कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी इंक्रीज करेगी। तो डेफिनेटली ये रोल आपका प्ले करेंगी आपके बहुत ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी आपकी रोल प्ले करेगी इन 3 चीज़ों में, फाइनेंशियल इनोवेशन में, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी में और फाइनेंशियल इंक्लूजन में। बट इसके अलावा कुछ कंसर्न भी है। कंसर्न क्या है? जो पहला कंसर्न है वो आपका है साइबर सिक्योरिटी, साइबर अटैक अराउंड द सेफ्टी। तो साइबर सिक्योरिटी एंड फ्रॉड, ये सबसे पहला कंसर्न है। दूसरा फाइनेंशियल इंटीग्रिटी, आपको पता है कि इसको मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। आपके मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग, इवन आपके डार्क नेट पे जो आपके इसका ट्रांजेक्शन करते हैं ड्रग्स के लिए, ड्रग्स ट्रैफिकिंग के लिए, उसको भी यूज़ करते हैं, आपके क्रिप्टो करेंसी यूज़ करते हैं आजकल। आपने देखा होगा रिसेंटली कि बहुत जगह पे जो अभी साइबर क्राइम्स हुए, बहुत से लोगों ने साइबर अटैक किए थे कंप्यूटर वगैरह पे, तो उन्होंने क्रिप्टो करेंसी में ही सारा कुछ मांगा था कि हमें क्रिप्टो करेंसी में सब कुछ दो करके, क्योंकि ट्रैक करना डिफिकल्ट होता है, इजी रहता है उनके लिए। जो भी आपके हैकर्स वगैरह होते हैं उनको बेनिफिट होता है, उनके पैसा भी ज़्यादा बना लेते हैं उससे, तो इसलिए फाइनेंशियल इंटीग्रिटी पे भी इम्पैक्ट करता है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट जो इशूज़ हैं रिगार्डिंग क्रिप्टो करेंसी, वो एनर्जी यूजेस। क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग होती है, बिटकॉइन की माइनिंग होती है, उस माइनिंग में बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होती है। तो क्या हम एनर्जी को वेस्ट कर सकते हैं? जहाँ बहुत से लोग अभी भी घर में बिजली नहीं आती, क्या हम ऐसे क्रिप्टो की माइनिंग करने में एनर्जी वेस्ट कर सकते हैं क्या? तो ये भी एक कंसर्न है आपका क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। इन्होंने 2 कंसर्न और यहाँ पे डिटेल में बताए हैं। पहला मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड, जो ऑलरेडी हमने कल डिस्कस किया था, मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड वो भी है, और आपका फिजिकल पॉलिसी से रिलेटेड है वो भी आपका है। तो मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड क्या है कि आपका जो आरबीआई होती है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? आरबीआई जो होती है किसी भी इकोनॉमी में, जो आपकी सेंट्रल अथॉरिटी होती है, अपने यहाँ सेंट्रल अथॉरिटी कौन सी? सेंट्रल बैंक अथॉरिटी कौन है? आरबीआई। ये आरबीआई क्या करती है? ये मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है इकोनॉमी में। मनी सप्लाई कितना रहेगा, कितना ज़्यादा रहेगा, ये आपका कंट्रोल करता है आरबीआई। तो इसी को मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। अभी क्या है कि मॉनेटरी ये सप्लाई कैसे कंट्रोल करती है? क्योंकि खुद प्रिंट करती है आपके करेंसी को खुद प्रिंट करती है, तो प्रिंटिंग को कम ज़्यादा करके भी मॉनेटरी मनी की सप्लाई को कर सकती है। दूसरा, ये लोन पे देती है बैंकों को लोन देती है। तो जो बैंक होते हैं वो हम लोगों को लोन देते हैं, इसकी वजह से जो लोन का इंटरेस्ट रेट है जो आरबीआई बैंक को देती है, अगर उसको बढ़ा घटा देगी तो आपका लोन आरबीआई जो बैंक्स हमें देती हैं वो भी घटेगा बढ़ेगा, जिसकी वजह से हम लोग पैसा ज़्यादा लेंगे या कम लेंगे, उसके रेस्पेक्ट में आपका जो मनी सप्लाई होगी वो कम या ज़्यादा होगी। ठीक है, अभी डिजिटल इकोनॉमी या फिर डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी आने की वजह से प्रॉब्लम्स क्या होगी? अभी जो अगर वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज चालू हो गया, मतलब लोग उसको ज़्यादा एक्सेप्ट करने लगे अपना एक्सचेंज करने के लिए, आपका करेंसी की जगह पे क्रिप्टो करेंसी यूज़ करने लगे, तो उससे क्या होगा? इससे ये होगा करके कि आपका जो बैंक्स होगी वो बैंक्स लोग डिपॉजिट कम रखेंगे, करेंसी कम उसमें रखेंगे, करेंसी अपना जो डिपॉजिट है कैश है वो कम रखेंगे, जिससे बैंक्स का जो लोन देने का जो इफेक्ट है वो भी कम हो जाएगा, और इसकी वजह से आपका जो
लोन आपका क्रिप्टो करेंसी है उसकी एक्सेप्टेंस तो इंक्रीज हो जाएगी, बट जो कैश होगा करके जो उनका रुपी होगी उसकी करेंसी उसकी एक्सेप्टेंस रिड्यूस हो जाएगी, तो जिसकी वजह से आपका जो होगी मॉनेटरी पॉलिसी उतनी प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं हो पाएगी। इसको एक अच्छे से एग्जांपल उन्होंने दिया डॉलराइजेशन से, डॉलराइजेशन का बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, इसको अच्छे से समझते तो आपको समझ में आएगा कि क्रिप्टो करेंसी की यूज़ करने से ज़्यादा यूज़ करने से आपका जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो कैसे अफेक्ट करेगी। देखते हैं कोई कंट्री है ए, उस कंट्री की करेंसी है लेट्स से रुपी है, ठीक है, रुपी है आपकी करेंसी। अभी ये करेंसी आरबीआई कंट्रोल कर रही है, इस करेंसी का सप्लाई या फ्लो कंट्रोल कर रही है। फिर आपका यूएस है जिसकी करेंसी है डॉलर, और डॉलर हमारे यहाँ पे ए कंट्री में आ रहे हैं, ठीक है। ए कंट्री आप इंडिया को भी मान सकते हो, कोई भी कंट्री, लेट्स टेक एग्जांपल, कोई भी कंट्री है, यहाँ पे इंडिया को भी मान सकते हो। ये डॉलर हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। अभी ये रुपीस का सभी को भरोसा है, रुपीस हमारा सही है, तो डॉलर की उतनी जितनी जरूरत है उतने हम लोग ले रहे हैं। बट मान लो कि लोगों को भरोसा ना रहा है कि रुपी जो है करके वो ज़्यादा इफेक्टिव है कम्युनिकेशन के लिए, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो कंटिन्यूसली डिग्रेड होते रहे, इसको हम इन्फ्लेशन भी बोलते हैं या फिर आपका डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। मान लेते हैं रुपीस की डेप्रिसिएशन हो जाए वैल्यू बहुत ज़्यादा, ठीक है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा। तो अगर रुपीस की वैल्यू डिप्रिशिएट हो गई बहुत ज़्यादा तो लोग क्या करेंगे, लोगों को भरोसा किस पे, जो ऐसी करेंसी जो स्टेबल है, और वो मान लो डॉलर है, डॉलर के यूएस का जो आरबीआई है या यूएस का फेडरल रिजर्व है वो कंट्रोल कर रहा है डॉलर की सप्लाई को, तो डॉलर पे जो इंटरेस्ट रेट वगैरह जो होता है वो यूएस कंट्रोल कर रहा है। तो ये मान लो ज़्यादा स्टेबल करेंसी है, तो लोग इसको कंट्री ए में ज़्यादा मानने लगेंगे और रुपीस को कम मानने लगेंगे, कम खरीदेंगे, कम उसके रेस्पेक्ट करेंगे, कम उसको अपने पास रखेंगे, कम खरीदेंगे, कम बेचेंगे, उसमें कम ट्रांजेक्शन करेंगे, ठीक है, और डॉलर में ज़्यादा करने लगेंगे। इसकी वजह से क्या होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि रुपीस को लोग बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे, ना ट्रांजेक्शन करेंगे, सिर्फ डॉलर में करेंगे। इसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो रुपीस को कंट्रोल करने वाली बॉडी थी, जो आरबीआई थी, उसकी टोटल वैल्यू खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो तो कंट्रोल कर ही नहीं पाएगी। और ये डॉलर है, ये यूएस के बेस पे करके आएगा, तो इंटरनेशनल लेवल पे जो इफेक्ट होगा वो डायरेक्टली ए पे आएगा। तो इससे क्या होगा कि जो आपकी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी वो डायरेक्टली अफेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे अफेक्ट हो जाएगी, वो काम नहीं कर पाएगी, बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं रहेगी। ऊपर से आपका आरबीआई चाहेगा कि मनी की सप्लाई डिक्रीज हो, बट मनी की सप्लाई डिक्रीज नहीं कर पाएगी, क्योंकि डॉलर की वजह से लोग डॉलर को खरीदेंगे और बेचेंगे अपने हिसाब से, ना कि आरबीआई के हिसाब से। आरबीआई इंटरेस्ट रेट कितना भी बढ़ा ले रुपीस पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे डॉलर की जगह पे अगर हम क्रिप्टो करेंसी को कर देते हैं, अब इस डॉलर की जगह पे अगर हम क्रिप्टो करेंसी कर लेते हैं, तो जाहिर सी बात है सेम इश्यूज आएंगे। लोग क्रिप्टो करेंसी को अगर ज़्यादा महत्व देने लगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे, ज़्यादा ट्रांजैक्शन करने लगे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज हर जगह पे एक्सेप्टेंस हो गया, तो जाहिर सी बात रुपीज़ की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो फिर से जो आपका पहला इशू देख रहे थे डॉलरेशन की वजह से, वो सेम इशूज यहाँ पे भी आ जाएंगे, ठीक है। तो सेम इन्होंने बोला कि इसकी वजह से आपका क्रिप्टो करेंसी का जो यूज़ होगा करके, अगर लॉन्गर टर्म में यूज़ करते हैं विदाउट एनी अथॉरिटी, वो आपके इम्पैक्ट करेगा पॉलिसी को, मॉनेटरी पॉलिसी को। सिमिलरली वो फिस्कल पॉलिसी को भी इम्पैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट रेट होगा, गवर्नमेंट क्या करती है, फिस्कल पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर इनकम की पॉलिसी, दैट इज अ फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। तो अभी फिस्कल पॉलिसी पे इफेक्ट क्या होगा, गवर्नमेंट की बोरोइंग करनी पड़ती है, तो वो अपने रुपीज़ में करती है, बोरोइंग के लिए अपने इशू करती है, और जब भी उसको बोरोइंग के लिए ज़्यादा पैसा वगैरह जरूरत हो तो प्रिंट करा देती है अपने रुपीज़। बट मान लो अगर डॉलर हो गया बोली, तो डॉलर को तो प्रिंट नहीं करा सकती, और डॉलर लोग अपने हिसाब से खरीदेंगे और रखेंगे करके। इसकी वजह से क्या होगा, अगर गवर्नमेंट ज़्यादा बारो करना चाहती है उससे, मार्केट से बारो ही नहीं कर पाएगी, तो ज़्यादा ना खर्चा कर पाएगी, तो फिस्कल पॉलिसी भी इम्पैक्ट करेगी अगर आपका डॉलराइजेशन होता है। सेम तरीके से अगर क्रिप्टो करेंसी आती है तब भी आपका फिस्कल पॉलिसी भी इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट की इनकम रिड्यूस होगी और साथ में बारोइंग कैपेसिटी भी रिड्यूस होगी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट खर्चा कम कर पाएगी, तो आपकी फिस्कल पॉलिसी भी इफेक्ट करेगी। तो ये आपके क्रिप्टो करेंसी का इफेक्ट है जो वहाँ पे पड़ेगा। इन्होंने और भी एग्जांपल्स दिए कि डिफरेंट टाइप की क्रिप्टो करेंसी होती है, जैसे कोई प्राइवेट आउट क्रिप्टो करेंसी है वो भी आपके इफेक्ट नहीं करेगी। यहाँ पे इन्होंने एक और इशू है जो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है, वो है जो फ्लक्चुएशन होता है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, स्पेकुलेशन जो होता है, स्पेकुलेटिव एसेट। अभी वैल्यू 10,000 है, कल को हो सकता है 40,000 हो जाए, फिर रिड्यूस होकर 5,000 हो जाए, फिर अगले दिन 40,000 हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से उसकी वैल्यू आपकी बहुत ही ज़्यादा स्पेकुलेट करती है, तो इसके लिए भी आपका वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क है क्रिप्टो करेंसी में। इस रिस्क को कम करने के लिए एक स्टेबल कॉइन्स भी लेके आए थे, बिटकॉइन की जगह पे स्टेबल कॉइन्स लेके आए थे, जिसमें उन्होंने बोला था कि जो आपके फिएट करेंसी है, फिएट करेंसी कौन सी होती है, जैसे आपके रुपीज़ है, जो आपका नोट होता है दैट इज अ फिएट करेंसी, उसकी रियल वैल्यू 10 रुपये की नहीं होती, पर उस पर 10 रुपये लिखा होता है, इसके लिए 10 रुपये का चलता है। रियल वैल्यू उसको बनाने में हो सकता है सिर्फ आपका 1 रुपये लगे, ठीक है। तो इसको फिएट करेंसी बोलते हैं, जिस टाइप में जिसकी रियल वैल्यू कम होती है बट उसकी जो फेस वैल्यू होती है उस पर वो काम करता है, ठीक है।
तो इसकी वैल्यू जो थी फिएट करेंसी के बेसिस पे इसको फिक्स किया गया था, बट इसमें भी दिक्कत उन्होंने बताई है क्योंकि इसमें भी प्राइवेट कंपनीज कंट्रोल करेंगी पूरी की पूरी फिजिकल मनी सप्लाई को। जब प्राइवेट कंट्रोल करेंगी तो जाहिर सी बात उनका ये नहीं देखना होता कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है नहीं कर रही, उनका पर्पस क्या होता है खुद को प्रॉफिट क्रिएट करना। तो अगर वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करेंगे तो खुद के प्रॉफिट को देखेंगे, ना कि इकोनॉमी को ओवरऑल नहीं देखेंगे। तो उन्होंने बोला क्रिप्टो करेंसी के यूज़ करने पे आपके मॉनेटरी पॉलिसी पे भी इफेक्ट पड़ेगा और फिजिकल पॉलिसी पे भी इफेक्ट पड़ेगा अगर हम उसको प्रॉपर्ली हैंडल नहीं करते, प्रॉपर्ली रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो लॉन्गर टर्म में हमें ये हो गया। और जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कुछ बेनिफिट्स भी हैं क्रिप्टो करेंसी के और कुछ नुकसान भी हैं। कुछ नुकसान में आपका ये आपका फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के साथ साथ में ये वाला भी है कि आपका मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग के भी यूज़ किया जाता है, साइबर अटैक का भी इशूज़ हैं। इसके अलावा आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और आपका स्पेकुलेटिव एसेट है। ये सारे भी इश्यूज आपके क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्रिप्टो करेंसी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा करके कि आपके क्रिप्टो करेंसी में क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसान है। स्पेशली आपके बिटकॉइन से या डिजिटल करेंसी बात करें तो उसमें क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसान है। बीइंग एन इंडिपेंडेंट या यू से दैट कि कोई भी उनकी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं जो कंट्रोल कर रही है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट इसमें चीज़ आती है, अगर वो इन्होंने बोला कि अगर मान लो सोशल मीडिया, अभी क्रिप्टो करेंसी की एक्सेप्टेंस कम है, बट मान लो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपना करेंसी निकाल देते हैं, डिजिटल करेंसी निकाल जाते हैं, जिसकी वजह से आपका बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस क्रिएट होगी। तो जो अभी मॉनेटरी पॉलिसी और हम लोगों ने फिजिकल पॉलिसी पे इम्पैक्ट देखा है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। और जो आपकी ये करेंसी निकालेंगे जैसे फेसबुक ने लिब्रा करके बोला, फेसबुक ने बोला है कि लिब्रा एक उनकी डिजिटल करेंसी होगी जो वो निकालना चाहते हैं। ठीक है, ये फेसबुक की, ठीक है, फेसबुक ने बोला लिब्रा फिर डिजिटल करेंसी आएगी, तो फेसबुक फिर कंट्रोल करेगी इसकी सप्लाई और डिमांड को, जिसकी वजह से वो पूरा इकोनॉमी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा मेजर कंसर्न है। अगर ऐसा कुछ लेके आते हैं तो गवर्नमेंट के पास में रेगुलेटरी मैकेनिज्म रेडी होना चाहिए ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, क्योंकि डायरेक्टली आपकी फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी को इम्पैक्ट करेगा। नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट, ये ऑलरेडी आपके जो ऑर्डिनेंस से रिलेटेड है कि जो आपके ऑर्डिनेंस सीबीआई और ईडी चीफ के लिए के टेन्योर को एक्सटेंड करने के लिए लेके आए गए हैं, वो आपके पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है कि पब्लिक इंटरेस्ट में ही ऐसा एक्सटेंशन ले सकते हैं। बट उन्होंने गवर्नमेंट ने कोई डिस्क्लोज नहीं किया है करके कि अगर हम ईडी का 1 साल चीफ वो और इंक्रीज करते हैं तो वो पब्लिक इंटरेस्ट में कैसे रहता है करके, पब्लिक को क्या बेनिफिट होंगे, ऐसा कुछ भी उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है। तो इसीलिए उसको बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट जो ये कर रही है, हो सकता है अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कर रही हो या आपके जो ऑफिसर है उसके इंटरेस्ट के लिए कर रही हो, बट पब्लिक का इंटरेस्ट तभी सर्व होगा जब वो प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करेंगे कि वो एक अच्छे ऑफिसर हैं, उन्होंने अच्छा काम किया है और उनको बेनिफिट हुआ है। ठीक है, ये एक अच्छा नॉर्मल आर्टिकल है जिसको पढ़ा जा सकता है कि पावर्ड बाय लिपस्टिक। ये उन्होंने बोला है कि लिपस्टिक का जो आपका यूज़ है वो किस तरीके से अपने इंडिया में कम और ज़्यादा हुआ है, किस तरीके से वेरी हुआ है। और जो रिसेंटली आपकी नायका का जो ब्लॉकबस्टर आईपीओ है उससे रिलेटेड ही उन्होंने बताया है किस तरीके से ब्यूटी के जो प्रोडक्ट है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज हुए हैं हमारे वुमेन में, और वुमेन की जो थिंकिंग है वो किस तरीके से चेंज हुई। पहले ब्यूटी जो ज़्यादा खुद को मेकअप करके जाती थी लड़कियां जो होती थी 70s 60s की बात करते हैं, तो खुद लड़कियां ही उनको नहीं प्रेफर करती थी, क्योंकि उनको ऐसा मानती थी लड़कियां कि उनको लड़के ऐसा मानते हैं कि बहुत ही जल्दी अप्रोचेबल होती है जो लड़कियां ज़्यादा मेकअप करती हैं और उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। अगर हम कम मेकअप करेंगे तो हमको रिस्पेक्ट भी मिलेगी और हमको लड़के जो होंगे ज़बरदस्ती में हमारी तरफ नहीं आएंगे, अननेसेसरी हमें परेशान नहीं करेंगे। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखा कि जब वो 1991 में हमने रिफॉर्म लेके आए, अभी की बात करें जब हमारा ये टेक्नोलॉजिकल थर्ड जनरेशन चल रही है, मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन का टाइम है, यहाँ पे लड़कियों को फ़ोटोज़ लेनी पड़ती है, फ़िल्टर लगाने होते हैं, तो अभी मेकअप का इतना ज़्यादा एक्सेप्टेंस हो गया है कि हर चीज़ में उनको मेकअप करना होता है, डज नॉट मैटर एट ऑल कि कितना लगाना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये उन्होंने एक एक्सेप्टेंस दिखाई करके कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किस तरीके से मेकअप का एक्सेप्टेंस हमारे यहाँ पे आया है, और जिसकी वजह से ये जो छोटे छोटे कंपनीज थी वो अपनी बिग कंपनीज हो गई हैं और उनको बेनिफिट हुआ है। ठीक है, उस दिन आर्टिकल आया था कि आपके एक जज थे जो आपके ट्रांसजेंडर आपके जो गे कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनके 4 साल के बाद में उनको अप्रूवल दिया गया है आपके दिल्ली हाईकोर्ट का जज बनने के लिए। वो लॉयर थे, दिल्ली हाईकोर्ट का जज बनने के लिए उनका काफ़ी पहले से कुरेजिम के पास में टाइम वो जा रहा था, अप्रूवल के लिए जा रहा था, बट उनका अप्रूवल नहीं मिल रहा था। क्योंकि वो
गे कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, ऐसा कुछ उन्होंने क्लियरली नहीं बताया, बट उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, जो जो लॉयर थे, जो जज बने हुए हैं, मतलब जिनका नाम प्रपोजल किया गया है, उन्होंने ऐसा बोला था कि शायद गे होने की वजह से उनको इतनी प्रेफरेंस नहीं दी जा रही। तो एक तरीके से दिखाती है जो एलजीबीटी कम्युनिटी है, भले ही 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दे दिया था, उनको एक्सेप्टेंस बोल दिया था कि सेम सेक्स होमोसेक्सुअलिटी इज अलाउड इन आवर इंडिया, बट स्टिल वो पूरी तरीके से अपनी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं है। उसका एक और एग्जांपल यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन राइट एक्ट था, उसमें उन्होंने बोला था कि कोई भी आपके एजुकेशन सेक्टर को इंक्लूसिव बनाया जाएगा और ट्रांसजेंडर जो स्टूडेंट है उनको इंक्लूड किया जाएगा, और इस तरीके से उनको वहाँ पे इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाएगा ताकि उनको फियर ना हो डिस्क्रिमिनेशन का, नेग्लेक्ट होने का, हैरेसमेंट का, इन सब चीज़ों का फियर ना हो और प्रॉपर तरीके से उनको लर्निंग हो सके। इसी को कंसीडर करते हुए आपके जो NCERT है, उन्होंने का एक ग्रुप ने एक टीचर ट्रेनिंग मैनुअल निकाला था आपके स्कूल एजुकेशन में, जहाँ पे ट्रांसजेंडर को और अदर जेंडर्स को, जो नॉन कन्फर्मिंग पीपल हैं, उनको कैसे इंक्लूड किया जाए, उससे रिलेटेड मतलब किस तरीके से वहाँ का इन्वायरमेंट बनाया जाए, टीचर को क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, उसकी कैसे ट्रेनिंग होनी चाहिए उस इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट बनाने के लिए, इसके बारे में एक मैनुअल निकाला था, NCERT ने पब्लिश किया था अपनी वेबसाइट पर। बट किसी ने NCPCR बॉडी को ये कंप्लेन किया कि जो मैनुअल है वो चिल्ड्रन के राइट के अगेंस्ट में है, चिल्ड्रन को एक तरीके से डिस्करेज किया जाएगा, उनको ऐसी गलत चीज़ें सिखाई जाएगी जिसकी वजह से उन पर बैड इफेक्ट पड़ेगा स्कूल चिल्ड्रन पे। इसके बाद में क्या हुआ, NCPCR ने NCERT को नोटिस लिखा और NCERT ने उस मैनुअल को हटा दिया। तो इन्होंने ये यहाँ पे कंसर्न दिखाया कि वो जो मैनुअल था वो एक तरीके से ट्रांसजेंडर चिल्ड्रन को इंक्लूड करने के लिए था, ना कि उनको एक्सक्लूड करने के लिए या फिर कोई बैड इफेक्ट डालने के लिए, और वो भी सिर्फ टीचर के लिए ट्रेनिंग था, किसी चिल्ड्रन के लिए ट्रेनिंग या फिर कुछ नहीं था, कुछ भी चिल्ड्रन को नहीं बताना था, वो टीचर के लिए ट्रेनिंग मैनुअल था। तो उन्होंने बोला कि हम लोग एक तरफ बात करते हैं कि ट्रांसजेंडर जो स्टूडेंट है, जो चिल्ड्रन है, उनको इंक्लूड करेंगे एजुकेशन में, उनको बढ़िया एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे, बट दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो देखिए ऐसे इवेंट आते हैं जहाँ पे NCERT खुद एक टीचर मैनुअल निकालता है, उसके बाद उसको विड्रॉ कर देता है। तो इसकी वजह से हमारा जो ट्रांसजेंडर का डेफिनेटली अगर किसी भी क्लासरूम में सभी बच्चों को हमें आगे बढ़ाना है तो हमें सभी बच्चों को डिफरेंटली ट्रीट करना पड़ेगा, ये मेंटेन करते हुए कि पूरे क्लास का माहौल एक अच्छा बना रहा है और कोई भी बच्चे के बीच में किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ना ही उन पर कोई तरीके का हरासमेंट हो। ये एक टीचर ही कर सकता है, अगर टीचर को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी तभी ये पॉसिबल है। और टीचर का मैनुअल को ये अगर हम लोग पहले बना के फिर हटा दें, और जो मैनुअल बनाया था उसमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ में काफ़ी डिस्कशन डिबेट होने के बाद में बनाया गया था, अगर वो हटा दिया गया तो डेफिनेटली एक ये रेट्रोग्रेड स्टेप है। इसका मतलब है कि हम लोग पीछे जा रहे हैं, ना कि आगे जा रहे हैं, ठीक है। जबकि लेके आना चाहिए, इवन स्कूल एजुकेशन में किस तरीके से प्रमोट करना चाहिए ट्रांसजेंडर चिल्ड्रन का इंक्लूजन, उस पर फोकस करना चाहिए, ना कि ऐसे कुछ एक्शन लेके उनको बैक आउट करना चाहिए, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था यहाँ पे के ट्रांसजेंडर को लेकर, जो ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं सोसाइटी में धीरे धीरे हमारी एक्सेप्टेंस आ रही है, बट अभी भी बहुत लिमिटेड है। रिसेंटली एक ट्रांसजेंडर पर्सन को पद्मश्री अवार्ड मिला है, किसको मिला है वो एक बार आप लोग देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और बताइएगा कि उनको क्यों मिला है, क्या उन्होंने काम किया था अच्छा जिसकी वजह से उनको ये मिला है, ठीक है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज न्यूज़पेपर, जो आपका इम्पोर्टेंट था, जो आपको ज़्यादा ज़रूरी था देखना पढ़ने के लिए। इसके अलावा अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो अपने कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको डिटेल में नेक्स्ट जो हमारा कल जो हम न्यूज़पेपर लूँगा, अगर उसमें आप लोग जो भी मुझे बताओगे, जो भी कमेंट सेक्शन में बताओगे कि किस किस टॉपिक पे आपको चाहिए, आप मुझे बता दीजिएगा, उस टॉपिक पे आपको हम प्रोवाइड करा देंगे डिटेल में। थैंक यू एवरीवन।